मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे फिर से वही बात तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा चैप्टर वही शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। अब जैसा तुमने इंट्रो देखा, चलो उसी से समझते हैं कि मैंने करा क्या। मैंने उठा लिए दो चीजों को, एक नॉन करंट लायबिलिटी उठा ली मैंने पूरी की पूरी, और एक शेयर होल्डर्स फंड उठा लिया। ये फाइनेंसिंग डिसीजन वाली बात है कि अगर मार्केट से पैसा उठा रहे हो, मेरा पहला वीडियो याद करो, मैंने साफ बोला था कि वो पैसा किस तरीके से बिजनेस के अंदर आएगा। क्या तुम खुद का पैसा लगाओगे? डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स, बहुत सिंपल तरीके से याद रखो ना। अगर तुम्हारा पैसा आ रहा है तो ओनर्स फंड, तुम्हारे साथ तुम्हारे 4 दोस्तों का पैसा आ रहा है, अगर वो भी यही बिलीव करते हैं कि हमें ओनर बनना है तो ओनर्स फंड कहलाएगा, उनकी तरफ से आता हुआ पैसा। लेकिन अगर तुम मार्केट से बोरो कर लेते हो, बैंक से लोन ले लेते हो, मार्केट से लोन ले लेते हो, वो बोरोड फंड कहलाएगा। तो ये पहले डिसाइड करो कि आखिर तुम्हें किस जगह से पैसा उठाना है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसका एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन लेते हैं, एक प्रॉपर रेशियो लेकर चलते हैं। सो बेसिकली ओनर फंड को हमारी टेक्निकल भाषा में, बैलेंस शीट की भाषा में बोला जाता है इक्विटी। सुना ही होगा तुमने, इक्विटी करते होगे तो मैं इक्विटी वैसे टर्म बोला जाता है, तो ठीक है इक्विटी हो गया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो लेकर चलना है ना तुम्हें, वो है बोरोड फंड का नाम। मतलब अगर मैं डेट की बात करूं, जो तुम उधारी लोगे, मार्केट से लोन उठाओगे, उसको बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल, 8 साल, 10 साल में पे आउट किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। नाउ पता है कि इंडस्ट्रियल रेशियो जैसा कुछ है कि मार्केट में 1.67 रेशियो 1 चलता है। देयर इज नो आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, गलती से भी मत बोल देना बाबा जी वो तो 2:1 होता है। बेटा मैं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक 2:1 एज आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो। कोई भी ऐसा आइडियल रेशियो नहीं है कि डेट 2 टाइम्स हो और इक्विटी मतलब ओनर्स फंड 1 टाइम हो। हाँ, एक इंडस्ट्रियल रेशियो चला आया है डेट टू इक्विटी का, वो 1.67:1 के आसपास है इंडस्ट्रियल रेशियो, दैट टू, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस एंड योर नीड। कोई तुम्हें नहीं बता सकता है कि तुम्हें इतना लोन लेना है और इतना खुद का पैसा लगाना है, क्योंकि अगर इससे परफेक्ट रिजल्ट आ रहा होता तो सभी के सभी वही काम कर रहे होते कि नहीं नहीं ये सुना जई लगाओ जई से काम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर रेशियो तुम्हारे बिजनेस में होना जरूरी है। यू शुड नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन डेट कि डेट ही डेट लेके चल दो, या फिर यू शुड नॉट बी एंटायरली रिलाइंग ऑन इक्विटी कि खुद का ही पैसा पूरा लगा दो। दोनों की अपनी सीमाएं हैं। जरा ध्यान से बात सुनिए, अगर आपने खुद का पूरा पैसा लगा दिया तो आप तो बैंक से ठंडन गोपाल। अब अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा पैसा डूबा, तो जो तुम्हारी सेविंग सालों की थी वो पूरी डूब गई। अब तुम्हारे पास एकदम से जीरो मनी हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तुम सड़क पे आ गए। लेकिन अगर वहीं तुमने थोड़ा बहुत डेट लिया होता और अपना ये पैसा कुछ बचा के रखा होता और एक लिमिटेड पैसा ही बिजनेस में लगाया होता, तो अगर बिजनेस डूबता भी है तो डेट की तुम्हें ईएमआईज भरनी है हर टाइम टू टाइम, थोड़ी बहुत, तब भी तुम्हारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा सेव्ड रखा है, क्योंकि तुमने पूरा पैसा बिजनेस में नहीं लगाया था। सो यू स्टिल हैव सम मनी इन हैंड। सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा कि 3, 4, 6 महीने में जब तक मेरा वो बैंक बैलेंस खत्म होगा तब तक मैं कोई डिसीजन ले सकूं। लेकिन फिर तुमने सोचा चलो अच्छा है, बाबा जी ने बता ही दिया डेट एक नंबर है, डेट ही उठा लेते। तुमने उठा लिया पूरा डेट। तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई कि तुम्हारा प्रॉफिट इतना भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज होता है यार, अप्स एंड डाउन्स आते हैं बिजनेस में। तो तुम्हारे पास बिजनेस में इतना प्रॉफिट भी नहीं है कि तुम ईएमआई भर सको और साथ साथ में इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन जो तुम्हारी डेट की है वो रेगुलरली भर सको, क्योंकि बिजनेस तो अप एंड डाउन जाता है, हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। और तब तुम्हारी जान सूखना चालू हुई कि डेट के भी अपने अलग ही नुकसान है। तो बोला क्या गया, देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस, एंड वो एज अ बिजनेस तुम ही समझ सकते हो कि तुम खुद कितना पैसा खुद का लगा सकते हो और कितना तुम्हें मार्केट से लोन भी मिल जाएगा। कंप्लीटली योर डिसीजन। चलो चमत्कार सुनते हैं थोड़े से इक्विटी के, कि अगर तुम अपना पैसा लगाते हो तो तुम्हें फायदा क्या है। वाई यू विल पुट इन योर मनी इनटू द बिजनेस। क्या ही ऐसी खूबसूरती है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे एक ही चीज चाहिए, मैंने बोला ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बुक्स में पैसा दिखना चाहिए, बुक्स में मुनाफा दिखना चाहिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़नी चाहिए, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। उनकी जेब में हर रोज अगर ज्यादा पैसा जा रहा है, जो करो सो अच्छा, जो करो सो भला। लेकिन अगर उनकी जेब में कम होता चला गया ना पैसा, बेटा जो करो सब बुरा हो जाता है। तो यहां पे अल्टीमेट गोल है गिविंग मोर वेल्थ टू द इन्वेस्टर्स, टू द शेयर होल्डर्स। उसके लिए तुम क्या करोगे? सबसे पहले यह देखोगे कि इक्विटी के क्या फायदे क्या नुकसान है। शुरुआत करते हैं हाई फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ। तो इक्विटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब मार्केट में अगर तुम इक्विटी के थ्रू पैसा उठा रहे हो, बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956, एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, अगर तुम एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और मार्केट में तुम्हें पैसा चाहिए इन्वेस्टर से,
तो वही तो मिल नहीं जाएगा, हेलो भैया जी पैसा दे दीजिए। कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें एज अ कंपनी। तो तुम क्या करोगे? तुम अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर करवाओगे, वहां की फीस देनी पड़ेगी, तुम्हें प्रमोटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, वहां की फीस देनी पड़ेगी, तुम्हें अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स जो हैं उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, उनकी फीस देनी पड़ेगी। तुम्हें इन सब की फीस तो देनी है, क्योंकि ये लीगैलिटी वाला काम संभाल रहे हैं, जहां पे तुम अपने शेयर्स मार्केट में लिस्ट कर सको ताकि इन्वेस्टर तुम्हें पैसा दे सके। तो तुमने ये खर्चे तो करे ही हैं, साथ में तुम अपनी किताब भी छपवाते हो। एक मेरे पास वो प्रोस्पेक्ट यहाँ पे रखा नहीं है, वरना मैं दिखाता हूँ, बढ़िया फैंसी सी किताब छपती है। तुम्हारी स्कूल की डायरी ले लो, तुम्हारी स्कूल की डायरी नहीं होती बढ़िया एकदम फैंसी ग्लॉसी पेपर वाली, एकदम वैसी ही कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस छापती है। मतलब कंपनी अपनी डायरी ना बोल के प्रोस्पेक्टस बोलती है। उसमें डायरेक्टर्स की आय चौंधियाती हुई फोटो, उसमें कंपनी की बढ़िया प्रोफाइल, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है, पी&एल दिया है, बैलेंस शीट दिया है, कंपनी के गुणगान किए हुए, सूरज बना हुआ है पहाड़ों से निकलता हुआ कि हमारा विजन सुनो क्या है। ये कंपनी ये भी ब्रोशर्स मतलब प्रोस्पेक्टस बनवाती है, ये भी इशू करती है लोगों को, ताकि लोग उसको पढ़ के इंटरेस्टेड हो उनकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। इन सब में आता है खर्चा, उस खर्चे को बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। कंपनी जब भी मार्केट में इक्विटी का पैसा मांगने जाएगी तो शुरुआती खर्चा जो करती है, अंडरराइटर्स को, ब्रोकर्स को, एजेंट्स को, प्रमोटर्स को रखने के लिए बैंक को चार्जेस देने पड़ते हैं, सेबी में मतलब सेबी में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। ये सारे खर्चे, प्रोस्पेक्टस बनाने का खर्चा मीट्स टू फ्लोटेशन कॉस्ट। जो भी कंपनी करेगी इक्विटी में उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। इवन अगर मैं तुम्हें फैक्चुअल बेसिस पे बताऊं, ये फ्लोटेशन कॉस्ट इतनी बड़ी होती है कि जब कंपनी इक्विटी का पैसा इन्वेस्टमेंट लेने जाती है मार्केट से, ओनर्स बनाने जाती है मार्केट में, तब इस फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए कंपनी को अलग से फाइनेंस तक कराना पड़ना सकता है। समझ रहे हैं? कंपनी को अलग से एक लोन लेना पड़ेगा इस फाइनेंस कॉस्ट को कवर अप करने के लिए, ताकि फाइनेंस कॉस्ट ले बियर कर, फ्लोटेशन कॉस्ट माफी चाहूंगा, ये अलग से फाइनेंस कराना पड़ेगा सो दैट इस फ्लोटेशन कॉस्ट को कंपनी बेयर कर सके और फिर मार्केट से इक्विटी के थ्रू फंडिंग उठा सके, जिसको ओनर्स फंड भी बोला जाता है। जब पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है और जितनी भी पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है वो सारी की सारी पब्लिक ओनर बन जाती है। तो इक्विटी इज हैविंग हाई फ्लोटेशन कॉस्ट। कमिंग टू सेकंड थिंग, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के लिए कोई इसमें फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं है रीपेमेंट का। जो कंपनी ने इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया, अब कंपनी के ऊपर कभी भी ये कमिटमेंट नहीं होगा कि वो पैसा कंपनी को वापस करना है। दैट मनी विल रिमेन विद द बिजनेस थ्रू आउट इट्स लाइफ। मतलब बिजनेस जब तक चलेगा, अनंत काल तक, तब तक ये पैसा जो है कंपनी के पास ही रहेगा इक्विटी का। बिकॉज आप क्या बन गए हो एज एन इन्वेस्टर, ओनर। और ओनर क्या करता है? बिजनेस में पैसा लगाता है, निकाल नहीं सकता है। हाँ, फिर आप अपने शेयर किसी दूसरे को, तीसरे को बेच सकते हो, वो मार्केट वाली चीज है, कंपनी तक वो बात नहीं पहुंचती है। लेकिन जो कंपनी के पास एक बार पैसा आ गया, वो कंपनी की कैपिटल बन चुकी है। तो एक अच्छी बात है कि आपको इसको रीपे नहीं करना। तो बेसिकली बेयरली ऑलमोस्ट नो रिस्क वाली सिचुएशन है कि जब पैसा वापस ही नहीं करना तो रिस्क क्या है? प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर्स के साथ बांट लेंगे, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड बोलते हैं, वो बांट लेंगे, चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन ये जो पब्लिक पैसा दे चुकी है एज एन इन्वेस्टमेंट, वो तो वापस नहीं करना, तो नो रिस्क। तो यहां पे पता क्या चला? इक्विटी का फायदा और नुकसान। इक्विटी का फायदा क्या है? रिस्क नहीं है। लेकिन इक्विटी का नुकसान क्या है? इसकी जो कॉस्टिंग है रेज करने की, वो बहुत ज्यादा आती है। नाउ फिर आ जाते हैं अपने डेट पे, यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज पे। तो ये जो डेट होते हैं यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं, इनकी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं और इनकी अपनी अच्छी बातें भी हैं। जरा ध्यान से सुनो। ये जो नॉन करेंट लायबिलिटीज है, यानी मार्केट से जो तुम लोन लेने जा रहे हो, डेट लेने जा रहे हो, उधारी लेने जा रहे हो, इनका फायदा पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज तो कि इनकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है। जब भी तुम बैंक से लोन लोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसके कारण ना फ्लोटेशन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। इवन डिबेंचर्स के थ्रू भी तुम पैसा रेज कर रहे हो, जो कि लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक है, उसकी भी कॉस्टिंग इक्विटी के कंपैरिजन में कम है। तो लो फ्लोटेशन कॉस्ट यानी इसकी इनिशियल कॉस्टिंग, जैसे इक्विटी की इनिशियल कॉस्टिंग इतनी ज्यादा थी कि तुम्हें फाइनेंस लेना पड़ गया, डेट की इतनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। सो दैट इज एन एडवांटेज कि कॉस्ट इज लो, बट इसके अंदर सम डिग्री ऑफ रिस्क होता है, क्योंकि आपको हमेशा इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे पे करना है। एट द सेम टाइम जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने लोन दिया है, वो आपको वापस करना है, टू बी पेड बैक, उसको आपको वापस करना पड़ेगा। सो देखो यार, वही हो गया, किसी का कुछ अच्छा, किसी का कुछ अच्छा। इक्विटी में क्या था? फ्लोटेशन कॉस्ट हाई थी, तो ठीक है, रिस्क नहीं था। इसमें रिस्क है, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो गई। और इसी से निकल के आए ये कुछ पॉइंट्स जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो, मैंने तुम्हारी इतनी रगड़ दी है ना अभी तक कि ये जो चीजें हैं तुम्हें चुटकियों में समझ में आएंगी। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें ज्यादा सोचना भी पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट, इक्विटी की हाई कॉस्ट है, डेट की कंपैरेटिवली लो कॉस्ट है।
तो कॉस्ट में यहां पे तुम समझ गए, इक्विटी ज्यादा कॉस्ट, कंपैरेटिवली मोर कॉस्टलियर, एंड डेट इज कंपैरेटिवली चीपर। सो दैट डजंट मीन कि हमेशा डेट लोगे, ये भी बता दूं, क्योंकि काफी बुक्स में गलत दिया हुआ है, काफी बुक्स में कॉस्ट के बारे में बोला है, अच्छा जो सस्ता है वो ले लो। अच्छा बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब इसकी बात तो यही हो गई कि फिर मेरे को अगर गाड़ी खरीदनी है तो फिर मैं मारुति की कोई भी ऑल्टो वोल्टो खरीद लेता हूं बढ़िया, जिस दिन एक्सीडेंट होगा स्वर्ग से धार जाएंगे सीधे, क्योंकि कोई सिक्योरिटी फीचर तो है नहीं। सो चीपर इज नॉट ऑलवेज द बेटर ऑप्शन, आपको डिसाइड करना है कि लिए आपके लिए बेटर क्या है। सो कॉस्ट देखो, यस इक्विटी एक्सपेंसिव है, यस डेट चीपर है, बट फाइंड व्हाट सूटेबल फॉर योर बिजनेस, वो आप देखो। प्लीज वो लाइन जरा इसके अंदर लिख देना, कॉस्ट यस इक्विटी इज कॉस्टलियर, डेट यस डेट इज चीपर, बट वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर अस एज अ कंपनी। देन कम्स रिस्क। अब तो बात वही हो गई, फिर तो ऐसे रिस्क में देखा जाए तो इक्विटी में रिस्क ही नहीं है और डेट में कंपैरेटिव रिस्क है, थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क तो है बिकॉज वी हैव टू रीपे बैक, तो फिर इक्विटी ले लो। यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक कॉस्ट के हिसाब से सही है, एक रिस्क के हिसाब से सही है। तो आप एज अ कंपनी सोचो कि आपको एज अ कंपनी क्या चाहिए एंड वो आप लो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एक्सपेंसिव है कौन सा चीपर है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आईफोन महंगा होने के बाद भी बिकता है और एमआई का फोन सस्ता होने के बाद भी बिकता है, दोनों का अपना मार्केट है। तो सोचो कि आप किस मार्केट को बिलोंग करते हो, टोटली अप टू यू, आपकी क्या चॉइस है। देन कम्स कैश फ्लो पोजीशन। अब सोच के देखो, जिस बिजनेस के अंदर कैश फ्लो पोजीशन टाइट है, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश इतना ज्यादा नहीं है जितना कंपैरेटिवली आउटफ्लो ऑफ कैश है, अब ऐसे में कंपनी डेट और ले ले, फंस गई कंपनी तो, क्योंकि खर्चा पहले ही बहुत हो रहा था, आउटफ्लो ऑफ कैश पहले ही बहुत हो रहा था, अब कंपनी ने क्या किया, डेट और ले लिया। तो भैया प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ईएमआई तो भरनी पड़ेगी, साथ साथ में इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। अब काफी लोग बोलेंगे बाबा जी कंपनी में ऐसा नहीं होता, अब 6 मंथली तो देना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप देना चाहो तो डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी ने हर साल का इंस्टॉलमेंट बनाया है या हर 3 साल का 5 साल का, प्रिंसिपल अमाउंट कभी तो पे करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट, यू ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ आउटफ्लो, बिजनेस से पैसा वैसे ही बाहर जा रहा है, बहुत सारे खर्चों के कारण आउटफ्लो हो रहा है, और आपने क्या किया, डेट और ले लिया। तो आपके तो बंटाढार हो जाएंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी रेगुलर पे करना है और इंस्टॉलमेंट्स भी रेगुलर पे करनी है। लेकिन फिर एक बात पे आते हैं कि ऐसे टाइम पे ठीक है इक्विटी उठा लो, लेकिन अगर आपकी पोजीशन कैश फ्लो बहुत अच्छी है फिर डेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं कर रहा आपको। देन कम्स कंट्रोल कंसिडरेशन। अब कुछ लोग बिजनेस को छाती से चिपका के रखना चाहते हैं, मेरा बिजनेस मेरा ही रहेगा अनंत काल तक, सदियों तक। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी इक्विटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप लिमिटेड लोगों को इक्विटी के अंदर रखोगे, और जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी आप डेट उठाना चाहोगे, क्योंकि ज्यादा लोगों को शेयर होल्डिंग देना मतलब ज्यादा लोगों के बीच कंट्रोल डालना। आप ज्यादा लोगों में कंट्रोल बांटना ही नहीं चाहते, कंट्रोल अपने तक और लिमिटेड लोगों तक रखना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप डेट ज्यादा लोगे। लेकिन अगर आपको नहीं लगता, आपको यह लेना देना है कि मेरी कंपनी ग्रो होना चाहिए, मेरी कंपनी टॉप की कंपनी बनना चाहिए, भले ही उसमें इन्वेस्टर्स आते चले जाएं, तो ऐसे में फिर आप इक्विटी ले सकते हो, आपको डेट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल कंसिडरेशन के बारे में ये सोचते हो कि लेट इट बी, मैं भी ओनर हूं और ओनर बढ़ जाए फर्क नहीं पड़ता, मेरा शेयर सबसे ज्यादा है और ओनर बनते चले जाएं, जाने दो, पैसा आना चाहिए बिजनेस में। तो कंट्रोल से छाती से चिपका के नहीं रखना है, तो ऐसे में इक्विटी आ सकता है, मोर ओनर्स कैन कम इन, लेकिन कंट्रोल आप तक रखना है। तो आप क्या चाहोगे कि और लोग ना आए, तो ऐसे केस में फिर आप डेट लेने पहुंच जाओगे। एंड देन कम्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मैंने कैश फ्लो बोला ना, यहां पे ये भी देखो कि आपकी रोजमर्रा की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, और उसके हिसाब से फिर कैश फ्लो को भी कंपेयर करो। अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे ही बहुत हाई है, आप उसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और फिर आपने डेट ले लिया, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो और बढ़ गई ना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर पे करना है। तो अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ये बिजनेस को रोजमर्रा पे चलाने में जो लागत लगती है, जो पैसा लगता है, रोज बिजनेस खुलेगा, रोज कुछ खर्चे करेगा, और रोज जो खर्चे होंगे उसको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला जाता है। बिजनेस को चलाने का खर्चा, दुकान खुली, शटर खुला, खर्चे होना चालू हो जाते हैं। अगर वो खर्चे बहुत ज्यादा हैं तब डेट मत लेना, क्योंकि फिर एक खर्चा और बढ़ जाएगा, वो है इंटरेस्ट का, और फिर ईएमआई तो चुकानी ही चुकानी है। लेकिन अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कंट्रोल में है, से फॉर एन एग्जांपल तुम कमा रहे हो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास, ठीक है, तुम्हारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है मात्र 20,000 रुपए, ये ज्यादा नहीं है। अगर तुम्हारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी है तो तुम डेट ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरेस्ट पे करने के लिए और ईएमआई पे करने के लिए अच्छा खासा मार्जिन बैठा हुआ है 80,000 का। ऐसे केस में ले लो तुम डेट। लेकिन अगर ऐसी हालत हो जाए, ये 20,000 ना हो, मान लो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का और तुम्हारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 95,000 है, ऐसे केस में तुम डेट लेने से बचोगे, क्योंकि इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बस यही कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो याद रख लिया करो, क्योंकि यहां पे मैंने तुम्हें फाइनेंसिंग डिसीजन भी कंप्लीट करा दिया। और अगर इन सीरीज में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो भाई लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मैं ऐसे कांड और करता रहूंगा।
और तुम्हारे दिमाग में बिठा ही चुका हूं कि बैलेंस शीट और P&L इज एवरीथिंग फॉर दिस चैप्टर। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।